नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम टू द सीएस अड्डा। आप सभी का एक बार वापस से स्वागत है सीएस अड्डा में। आज मैं ना क्या लेके आया हूँ, डॉर्मेंट कंपनी ओल्ड सिलेबस 2017 में देखेंगे तो एसबीसी सेटिंग अप बिजनेस एंड क्लोजर में जो है पार्ट सी में चैप्टर नंबर 19 है। और वहीं हम अगर कम न्यू सिलेबस 2022 वाले में जाएंगे तो आपको ये कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब जो न्यू सिलेबस आया ना, वहां पे से एसबीसी का जो ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में एसबीसी का जो पार्ट सी था ना, वो वहां से हटा के कंपनी लॉ वगैरह में शिफ्ट कर दिया गया है। कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है, कहीं पे भी हो पढ़ना है, अपने को फंडा समझना है। फंडा क्या है? डोरमेंट कंपनी क्या है, एक बार पहले डेफिनेशन देख लें क्या है, फिर अपन मतलब समझेंगे। A company under the section of 455 of Companies Act 2013 read with Companies Rules 2014 stipulated the provision permit करती है dormant company where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property without having any significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the ROC in such a manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company. Dormant company also known as inactive company. क्या सर, क्या 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 बग गए, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अब समझेंगे ना अपन ने, अभी तो डेफिनेशन पढ़ी है यार, बहुत समय है, पढ़ो। कंपनी जो कि सेक्शन 455 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो डोरमेंट कंपनी कहलाई जाती है। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म्ड की गई है, बनाई गई है, या फिर रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब कि या तो कंपनीज एक्ट 2013 में, या उससे पहले 1956 में, या फिर हो सकता है फ्यूचर में कोई और कंपनीज एक्ट जब भी अमेंड होगा तो उसमें जब भी रजिस्टर्ड होगी, इसका मतलब होता है कि वो उसमें। और या फिर ऐसी कंपनी जो कि होल्ड कर रही है असेट। असेट जो भी हमने पढ़ी है आज तक 12th तक, फिक्स असेट हो गई या इंटेंजिबल असेट हो गई, टेंजिबल असेट हो गई, वो सब असेट इसमें आएंगी, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हमें पता ही है, ठीक है। उसके विदाउट हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? रुको, अभी मैं ना 2 मिनट बाद ही आप लोग को बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं। जो भी परचेस के रिलेटेड हो या सेल्स के रिलेटेड हो, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वो सारे ट्रांजेक्शंस इसमें आएंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में। हमें इतना समझ में आ गया। सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हुई है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि होल्ड कर रही है असेट को, या फिर जो ऐसी कंपनी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, वो कंपनी डोरमेंट कंपनी कहलाई जाएंगी, या फिर इनएक्टिव कंपनी भी कह सकते हैं। ऐसी कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन, ऐसी कंपनी एप्लीकेशन देगी आरओसी को कि भाई एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, मैनर में, जो भी उनके फॉर्म्स वगैरह होंगे, एक फीस वगैरह देनी रहेगी उसमें, कि भाई ये हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए कंपनी बनाई थी, अभी हम लोग बिजनेस एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहे। जब तक कुछ हो सकता है कि 3 साल 2 साल के लिए हमें एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस जब भी लेती है कंपनी या फिर आरओसी खुद से करेगी, तब मैक्सिमम 5 साल के लिए वो डोरमेंट बना सकती है एक बार में। मैक्सिमम एक बार में 5 साल के लिए डोरमेंट कंपनी बना सकती है किसी भी कंपनी को। तो डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी भी कहा जाता है। दूसरा सवाल आएगा कि सर डोरमेंट कंपनी मतलब कि कोई खुद से बना भी रहा है, फिर असेट भी होल्ड कर ली उसने, इतना पैसा भी आ गया और फिर उसने वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटा,
जो ये चीज है ना, डोरमेंट कंपनी हमेशा सब्सिडी कंपनी हो सकती है, या फिर ऐसी कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने फॉर्म कर ली है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन अनऑफिशियल टाइप का है ये थोड़ा। अभी जैसे अडानी के केस हो रहे थे, उनपे बताया कि शेल कंपनी अगर अभी, तो ऐसी कोई भी पेरेंट कंपनी अगर शेल कंपनी भी बना रही है लोन के पर्पस के लिए या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसी कंपनीज को डोरमेंट कंपनी कहा जाता है। आज भी टाटा वगैरह के कंपनीज हो गई है, रिलायंस की हो गई, टाटा अडानी के हो गए, आदित्य बिरला ग्रुप्स के हो गए, ऐसी बहुत सी कंपनी है जो अभी डोरमेंट कंपनी है। क्यों? उन्होंने कुछ चीजें लगाई, उन्होंने इम्प्लीमेंट करके देखा, लेकिन उस पे मार्केट पे उनको उतना सक्सेस नहीं मिल पाई, उनको जो चाहिए था वो रिटर्न नहीं मिला, तो अभी वो उस पे और काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करवा दिया है, जिससे क्या होता है कि डोरमेंट कंपनी बन जाती है ना, तो कंप्लायंसेस कम करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनीज में ज्यादा कंप्लायंसेस रहेंगे और डोरमेंट कंपनी में कम कंप्लायंसेस। इसलिए पेरेंट कंपनीज हमेशा अपनी छोटी कंपनीज को डोरमेंट कंपनी घोषित कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं फॉर अ डोरमेंट कंपनी। मुझे लगता है कि मैंने 6.5 मिनट 6 मिनट 30 सेकेंड दे दिए इस चीज पे, तो काफी कुछ समझ में आ ही गया होगा। और मैं चाहता हूँ ना, एसबीसी के जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट है वो तो इस चीज को इन डेप्थ करें, क्योंकि भाई यार तुम्हारा पार्ट सी 25 मार्क्स का है, तो समझ सकते हो। कंपनी लॉ में कितने मार्क्स का है मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें से 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 मार्क्स का, और बेहतरीन आएगा, सिंपल आएगा, बढ़िया आएगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनएक्टिव कंपनी। अभी पीछे पड़ा इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, तो भाई इनएक्टिव कंपनी है क्या, तो बताते हैं। इनएक्टिव कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि बिजनेस नहीं कर रही या ऑपरेशन नहीं कर रही। बिजनेस एंड ऑपरेशन में क्या फर्क है? जब नई नई कंपनी कमेंसमेंट करती है तो वो बिजनेस ना करे, उसको कहा जाएगा बिजनेस। कोई भी कंपनी पहले की इनकॉर्पोरेट है, हो सकता है कि कोविड के पहले की इनकॉर्पोरेट है, कोविड के पहले तक वो अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन कोविड के बाद कुछ ऐसे इफेक्ट्स हो गए कि वो उनका बिजनेस नहीं चला, तो हो सकता है फिर उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए कोविड के बाद से, तो वहां से 2 साल। या फिर ऐसी कंपनी जो कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती हो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मैंने तुम लोग को सभी को आइडिया दे दिया कि क्या क्या हो सकते हैं। बाय सेलिंग वगैरह की जो भी चीजें हैं, कंप्लायंसेस वगैरह की चीजें हो गई, वो सब इसमें आ सकता है। आप ऑपरेशंस वगैरह कर रहे हो, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वो सारे इसमें आएगा, एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह देना, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स। कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट पॉइंट में और है बिजनेस एंड ऑपरेशन, थर्ड पॉइंट में एंड है। याद रखना, एग्जामिनर वरना ऐसे पॉइंट्स पे मार्क्स काट लेता है। एंड वर्ड को याद रखना, ठीक है, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं दी और एनुअल रिटर्न भी। अगर तुम लोगों ने कर दिया ना कि केस स्टडी आ गई और वहां पे तुम लोग ने और कर दिया कि एक ही चीज, तो भाई वो आपका आंसर बदल जाएगा और कंक्लूजन बदल जाएगा और मार्क्स कट हो जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है, 5 से 10 मार्क्स का होता है, मक्खन की तरह कर लो आराम से पढ़ के, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट वापस से देखते हैं कि ऐसी कोई सा भी कंपनी जिसने बिजनेस या ऑपरेशन नहीं किया लास्ट फाइनेंशियल से, ऐसे कोई भी कंपनी जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया लास्ट फाइनेंशियल से, ऐसी कंपनी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए आरओसी को लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर से, ऐसी कंपनी को इनएक्टिव कंपनी कहा जाता है। आरओसी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। आरओसी का मतलब सभी को मालूम होगा, मुझे लगता है कि रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज को हम आरओसी कहते हैं, जहाँ पे सारी कंपनीज खुद को रजिस्टर करवाती हैं अपने जुरिस्डिक्शन में। आज का लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है। सर अभी डॉर्मेंट में भी पढ़ा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, हमने इनएक्टिव कंपनी में पढ़ा एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब बेटा आ गया वो समय
क्या एग्जैक्टली पढ़े हम उसको, होता क्या है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन जो कि कंपनी के द्वारा किए जाते हैं, एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन जो कि मेंशन है बिलो, बिलो पॉइंट में जो भी ट्रांजैक्शंस मेंशन है वो सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आते। उसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आएंगे। क्या क्या ट्रांजैक्शन नहीं आते सिग्निफिकेंट? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार। देखो मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि कंप्लायंस कम हो जाते हैं लेकिन करने पड़ते हैं डोरमेंट कंपनी को। एक दो ऐसे फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करने ही पड़ते हैं, तो उसमें आपको फीस भी देनी पड़ेगी। वही यहाँ पे बात हो रही है कि फीस जो दे रहे हो आप, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार। सेकंड, पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ। पेमेंट कर रहे हो कंपनी के द्वारा किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल, कोई भी एक्ट, चाहे कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, सिक्योरिटीज लॉ एक्ट हो या दूसरे अन्य एक्ट हो, किसी भी एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर हम कोई भी पेमेंट ऑफ फीस कर रहे हैं तो हो सकता है कि जीएसटी में कोई फाइल्स हमारे गलत हो गए तो उसके लिए करना पड़ रहा है, या फिर उन्होंने कोई टैक्सेशन में निकाल दिया कि कंपनीज को इतनी फीस देनी पड़ेगी, तो वो सारी फीस अगर जो भी पेमेंट अगर कर रहे हो वो चीजें आ जाती हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा? कंपनीज एक्ट। हो सकता है कि कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने अपनी जो कंपनी डोरमेंट होने वाली है, डोरमेंट होने से पहले शेयर्स की एप्लीकेशन निकलवाई थी, एप्लीकेशन मनी आ गई थी। अब एप्लीकेशन मनी का हमें मालूम है 60 दिन में हमें अलॉटमेंट करवाना पड़ता है। तो अलॉटमेंट करवाने से पहले हो सकता है कि आपने उसका स्टेटस डोरमेंट कंपनी ले लिया हो, कोई बात नहीं, डोरमेंट का स्टेटस ले लिया लेकिन आपको अलॉटमेंट करवाना पड़ेगा। जिस भी शेयर होल्डर्स ने कंपनी के लिए एप्लीकेशन मनी दी थी उन सभी को अलॉटमेंट होगा शेयर्स का। ठीक है। लास्ट पॉइंट, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस के लिए ऑफिस की देखो, ऑडिटर वगैरह हो गया, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, या फिर स्टाफ हो गया, क्लीनिंग वाले स्टाफ हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, तो उनको जो भी पेमेंट अगर हो रहा है, उनकी सैलरी, वेजेस, फीस दी जा रही है, उसका पेमेंट जो भी होता है वो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है। वापस से एक बार चारों पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऐसी पेमेंट फीस जो कि हम कंपनी दे रही है रजिस्ट्रार को, ऐसे पेमेंट जो कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, इस लॉ को और दूसरे लॉ को। ठीक है। दूसरे लॉ मैंने बता दिए कि इनकम टैक्स लॉ भी हो सकता है, वो आपका सिक्योरिटी एक्ट भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट हो सकता है, डिपॉजिटरी एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं। ठीक है। थर्ड इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कोई भी शेयर्स का अलॉटमेंट बाकी था तो वो अलॉटमेंट करना है आपको। फोर्थ, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस, अपने ऑफिस के मेंटेनेंस वगैरह के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो भी आप फीस वगैरह पे कर रहे हैं वो। ऑल द ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम द अबव, जो हमने चार पढ़े ना, वो उनको छोड़ के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ऊपर दिए गए चार ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के उन्हें हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहेंगे। इफ अ कंपनी हैज मेड ओनली द अबव मेंशन्ड ट्रांजेक्शन in the last two financial year, then that company will fall under the company of। क्या बोल रहे हैं सर? देखो उस लाइन ने सिंपल सा बस हमें ये चीज बोली है कि ऊपर दिए गए जो चार ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कंपनी से वही चार ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो इनएक्टिव कंपनी कहलाई जाएगी। ठीक है। अगर कंपनी ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शन को छोड़ के दूसरे ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो कंपनी एक्टिव कंपनी कहलाई जाएगी। बस इतना से याद रख लो, जिंदगी संवर जाएगी, ऐसे क्वेश्चन बढ़िया आराम से मक्खन से हो जाएंगे। एक बार वापस बता रहा हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग वगैरह गुड्स से एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं। अगर आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी कंपनी एक्टिव कंपनी कहलाई जाएगी, नॉर्मल कंपनी।
लेकिन अगर आपने जो 4 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, पेमेंट ऑफ फीस कर रहे हो रजिस्ट्रार को, पेमेंट कर रहे हो कंपनी को, अलॉटमेंट कर रहे हो शेयर्स का, या फिर पेमेंट फॉर मेंटेनेंस कर रहे हो, अगर ये 4 ट्रांजैक्शन करते हैं, तब हम उनका उस कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी कहते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा है डोरमेंट कंपनी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।